हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। SNT ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और आज हम लेक्चर नंबर 21 में करेंगे ग्रुप 4th ए या वी कैन से ग्रुप 14। तो ग्रुप 4th ए या ग्रुप 14 जो कि हमारे पास कार्बन फैमिली भी हम उसको कहते हैं, उसकी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है उनको जानेंगे। साथ में हम इसके फीचर्स क्या है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ उनको हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक को कवर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए कैपी और फेडरल के टेक्स्ट बुक के हवाले से जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें उनको समझने के लिए जो भी हम नए पॉइंट्स यहाँ पे 4th ए में सामने आएंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए है। जब हम टोटल 18 ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में कन्वर्ट कर ले, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में, तो सब ग्रुप ए में जो हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए वो अल्कली मेटल है। जो सेकंड ए है वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जो थर्ड ए ग्रुप है वो हमारे पास बोरॉन फैमिली है। और जो फोर्थ ए है हमारे पास फोर्थ ए, तो फोर्थ ए हमारे पास फोर्थ ए ग्रुप हमारे पास कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली। तो फोर्थ ए जो ग्रुप है हमारे पास वो कार्बन फैमिली बी इसको कहते हैं और इसको हम फोर्थ ए ग्रुप भी कह सकते हैं। टोटल 18 अगर हम कंसिडर कर ले तो हमारे पास ये ग्रुप 14 इसको हम तस्वर कर सकते हैं, ग्रुप 14। साथ में कार्बन फैमिली और ग्रुप 14 है ये हमारे पास। और इसको हम टेट्रावेलेंट भी कह सकते हैं, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट ग्रुप, टेट्रावेलेंट ग्रुप। मतलब ये कि इनकी जो हमारे पास वैलेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वो हमारे पास 4 है। तो इस वजह से इनकी वैलेंसी हमारे पास 4 है। ये असल में हमारे पास एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करते हैं, या वी कैन से इट लिंक्स, इट लिंक्स। ये ग्रुप जो है ये लिंक करता है, लिंक करता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ये कि जो हमारे पास फर्स्ट ए है, फिर हमारे पास सेकंड ए है और फिर हमारे पास थर्ड ए है, इस तरफ हम जब जाएंगे ना, इस तरफ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। और यहाँ पे इसको थोड़ा वैकेंट छोड़ते हैं। और फिर हमारे पास ये फोर्थ ए है, फोर्थ ए के बाद हमारे पास फिर फिफ्थ ए है, फिफ्थ ए, फिर हमारे पास सिक्स्थ ए है और फिर हमारे पास सेवंथ ए है और एट्थ ए हमारे पास फिर वो नोबल गैसेस है, उनको छोड़ के सेवंथ ए, फर्स्ट ए से लेके सेवंथ ए तक, तो 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, दरमियान में जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास है फोर्थ ए ग्रुप। और ये ग्रुप हमारे पास कार्बन फैमिली है जिसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है जब हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जब हम इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के दरमियान में जो एक लिंक की तरह काम करता है, वो हमारे हमारे पास जो ग्रुप होगा वो हमारे पास ग्रुप फोर्थ ए ग्रुप होगा। अच्छा, ग्रुप फोर्थ ए ग्रुप में जो एलिमेंट हमारे पास होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फैमिली हम कह सकते हैं, पेरेंट जो इनका हम कह सकते हैं, जिसके नाम पे ये सारी फैमिली बनती है, वो है हमारे पास कार्बन। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन है। कार्बन की एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं कि 6 है, 6 इसकी एटॉमिक नंबर है। 6 के साथ 8 को जमा कर दे 8, तो हमारे पास नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो हमारे पास सिलिकॉन होगा और उसकी हमारे पास एटॉमिक नंबर होगी 6 + 8 14। फिर सिलिकॉन के बाद हमारे पास होगा इसके साथ 18 जमा कर दे 18, तो सिलिकॉन के बाद हमारे पास फिर जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम, JGE, कैपिटल G स्मॉल e, जर्मेनियम। तो इसके साथ अगर हम 18 को जमा करें तो हमारे पास 32 आ जाएगा, जर्मेनियम। फिर जर्मेनियम के साथ मजीद 18 को जमा कर ले 18, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो हमारे पास होगा स्टेनम, स्टेनम, ग्रीक नेम इसका स्टेनम होगा और कॉमन नेम इसका होगा 10, इसको हम 10 भी कह सकते हैं, 10। तो स्टेनम, अब इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देख ले तो 32 के साथ 18 को जमा करें तो हमारे पास 50 आएगा, 50, और फिर 50 के साथ 32 को ऐड कर ले 32, तो स्टेन के बाद हमारे पास फिर आएगा प्लम्बम, प्लम्बम। तो 50 के साथ 32 को ऐड करने के बाद हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आएगा वो हमारे पास 82 आएगा। तो प्लम्बम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगा वो 82 होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स आ चुके हैं हमारे पास, वो अब आ चुके हैं या अब बने हैं, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम। अगर इसको आप किसी निमोनिक के साथ इसको याद करना चाहते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, सस्सी, सस्सी गई, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। सी से सस और SI से सी, सस्सी। GE से गई,
एस एन से सन और पीबी से पंजाब, सस्सी गई सन पंजाब। तो ये एक निमोनिक है, इसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारे पास है ग्रुप 4A के एलिमेंट, जिसको हम कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं। कार्बन फैमिली इस वजह से कहते हैं क्योंकि सबसे जो टॉप मेंबर है वो हमारे पास कार्बन है और बाकी कार्बन की नीचे हमारे पास एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास कार्बन फैमिली इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप 4A के एलिमेंट है। इसके हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम इनको देखते हैं। इनकी सबसे पहली जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इनके एटॉमिक नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। कार्बन सबसे पहले आता है, इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो 6 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो सकता है 1:2, 2:2 और फिर हमारे पास होगा 2p2। 1:2 असल में हीलियम का कोर बनता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि स्टेबल है। आप 1:2 भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, हीलियम और फिर यहाँ से कामा हटाकर हीलियम कोर 2:2 2p2। फिर हमारे पास नेक्स्ट होगा कार्बन के बाद सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास 14। तो 14 सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि नियॉन तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उसको हम ये 2 के बजाय 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में होगा और ये थर्ड पीरियड में होगा, तो 3s2 और 3p2 हो जाएगा हमारे पास ये। फिर सिलिकॉन के बाद हमारे पास होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास 32 होगा, 32। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस तरह कर सकते हैं। नियॉन के बाद फिर हमारे पास होगा आर्गन, और आर्गन यहाँ पे ये 3 है और इसमें जो हमारे पास 4 आ गया है, लेकिन 4 शेल के अंदर 4 तो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल होगा, इसके अंदर हमारे पास 3D भी फिल हो चुका होता है। तो 3D हमारे पास उसमें 10 होते हैं, 3 यहाँ पे सॉरी 4 होगा फिर, तो 4s2 होगा यहाँ पे और 4p2 होगा। मतलब ये कि 3s2 3p2 4s2 4p2 ये इस और p सब में जो है ना कॉमन होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टेनम। स्टेनम यहाँ हम कह सकते हैं 10। तो 10 की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 50 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि आर्गन के बाद हमारे पास क्रिप्टॉन होगा और क्रिप्टॉन के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3d10 और 4f, क्योंकि 4 में हमारे पास f भी होता है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर उसके बाद 5s2 और 5p2 भी हो सकता है यहाँ पे। तो 2s2 2p 2s2p 3s 3p 4s 4p और 5s 5p ये इनका आउटरमोस्ट शेल बन रहा है। और इनका ताल्लुक हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट भी होना चाहिए, p ब्लॉक एलिमेंट है, ये p ब्लॉक में से है, p ब्लॉक ये p ब्लॉक एलिमेंट है, ये p ब्लॉक ग्रुप है, p ब्लॉक। और p ब्लॉक में हमारे पास फिर ये अगर इसको अलग p ब्लॉक में कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड ग्रुप बनता है p ब्लॉक में से। फर्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो हमारे पास थर्ड ए होगा और ये फोर्थ ए है, तो ये सेकंड p ब्लॉक ग्रुप होगा। फिर हमारे पास स्टेनम के बाद है प्लम्बम। अगर प्लम्बम को देख ले, प्लम्बम को, तो प्लम्बम की हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 82 है और 82 के बाद अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्रिप्टॉन, फिर यहाँ पे होगा जीनॉन और जीनॉन के बाद यहाँ पे हमारे पास होगा 3d10 और 4f14 और फिर हमारे पास होगा 4d10 यहाँ पे होगा 4d10 5f14 और यहाँ पे फिर हमारे पास होगा 6s2 और 6p2। तो अगर हम इनके वैलेंस शेल में देखें तो हमारे पास इनके वैलेंस शेल में हमारे पास आता है sp, मतलब इसमें भी 2 और p में भी 2, लेकिन इनमें सिर्फ 2 शेल है, तो इस वजह से 2 और 2 यहाँ पे इसके पास आ रहा है। इनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो 3 शेल पे मुश्तमिल है, थर्ड शेल होगा, लेकिन इनके s और p में सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, सिर्फ शेल नंबर तब्दील होते रहेंगे, लेकिन फिर हमारे पास जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और p में इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर कॉमन होंगे। तो अगर हम इनसे मुराद ले ले, इनसे सिर्फ इनको ले ले जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये इनका हमारे पास वैलेंस शेल बन रहा है, वैलेंस शेल। तो जो वैलेंस शेल हमारे पास ये इनका s2 p2 सब शेल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ सकती है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इनका ले सकते हैं, इनके वैलेंस शेल का, अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले सकते हैं तो वो हमारे पास होगा ns2 in p2। तो इसकी मुनासिबत से अगर हम यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करना चाहे तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और p में फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पे अगर हम देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पॉइंट में लिखा है कि ये हमारे पास टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि ये इनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे, बिल्कुल वो बात तो ठीक है, लेकिन ये फिर हमें यहाँ पे जो मतलब दे रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड, या वी कैन से 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 2 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ हमें बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ इशारा कर सकती है कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप वाले जो मेंबर है ये बना सकते हैं। लेकिन अगर हम देख ले, कार्बन 4 बॉन्ड भी बना सकता है। लाइक हम देख सकते हैं CH4, जिसमें एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सिर्फ ये इशारा दे सकता है हमें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास 4 होंगे। लेकिन बॉन्डिंग के लिए फिर हमें जो है ना एक नई प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझना होगा, और वो नई प्रोसेस फिर हमारे पास होगी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। मतलब ये अगर हम इनको ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, अगर इन ग्राउंड स्टेट से हम इनको एक्साइटेड स्टेट से स्टेट में चले ले जाए इनको, तो ये जो 2s है कार्बन का, जो हमारे पास 2s है, इनसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे हमारे पास p में आ जाता है। तो अब हमारे पास इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, और p में फिर हमारे पास 3 जो ऑर्बिटल होंगे उनमें भी सिंगल सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अब वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास कार्बन की 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब कार्बन या ग्रुप 4 ए के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास, उनके एटम 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, इस वजह से हमारे पास 4 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 4 बॉन्ड। तो जो इनकी कॉमन या जनरल बॉन्डिंग एबिलिटी है वो हमारे पास 4 है, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 4 है। इसे हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज के बारे में अगर हम देख लें तो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज हमेशा के लिए बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास नए शेल की एडिशन होगी हर एक दूसरे एलिमेंट में। तो कार्बन, सिलिकॉन, फिर हमारे पास है जर्मेनियम, फिर है हमारे पास टेनम या वी कैन से 10, और फिर हमारे पास है प्लम्बम, प्लम्बम। तो अगर हम देख लें तो कार्बन की हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो है 76 पिकोमीटर, सिलिकॉन की हमारे पास 112 पिकोमीटर, जर्मेनियम की हमारे पास 122 पिकोमीटर है, टेनम या 10 की हमारे पास 140 पिकोमीटर, और प्लम्बम की हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो है 146 पिकोमीटर। तो अगर हम देख ले तो हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। फिर है हमारे पास एटॉमिक साइज के बाद आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल। जब भी आप पीरियड में जाओगे, पीरियड में जब आप जाओगे तो हमेशा के लिए याद रखिए कि जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज। ये मैंने 3 ट्रेंड साथ में बता दिए, साथ में। Ionization energy increases in the period from left to right. Electron affinity increases from left to right. Electronegativity increases from left to right due to decrease in size. Due to decrease in size in increase in nuclear charge. लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम में आना हम कहते हैं ग्रुप को। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो ग्रुप में हमारे पास जनरल में पहले बता देता हूँ, जनरल। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारे पास डिक्रीज होगी, डिक्रीज। तो इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दीज 3 एटॉमिक प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टीज है एटम की वो हमारे पास इंक्रीज होगी। लेकिन डाउन द ग्रुप हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो डिक्रीज होगी। तो बिल्कुल ये रूल इस पे लागू करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और प्लम्बम हमारे पास ग्रुप है। तो ग्रुप में अगर हम देख ले तो कार्बन की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये बाकी मेंबर से ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो फिर हमारे पास है जर्मेनियम, स्टेनम और फिर हमारे पास है प्लम्बम। तो जो ट्रेंड होगा वो हमेशा के लिए, तीनों के लिए डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, डिक्रीजिंग। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसकी बुनियाद पे अगर हम देखें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका साइज कम होगा, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से हम लूज नहीं करेंगे, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत ज्यादा रखता होगा। तो इस वजह से इसका नेचर और फिर इसका नेचर और फिर इन बाकी का नेचर आपस में मुख्तलिफ होता जाएगा। मतलब ये कि इनकी मुनासिबत से ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बयान की है, इन प्रॉपर्टी में चेंजेस की बुनियाद पे यहाँ पे हमारे पास जो नेचर ऑफ एलिमेंट होगा इनमें तब्दीली आएगी। किस तरह? इस तरह जो हमारे पास कार्बन का नेचर होगा वो हमारे पास होगा नॉन मेटल होगा प्रीडोमिनेंटली। मतलब ये कि हमारे पास साइज इसका स्मॉल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाई होती है और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास इनका जो साइज होता है और जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये इसको काबिल बना देती है कि हमारे पास मेटालॉइड के तौर पे अपने आप को पेश करें, मेटालॉइड।
मेटालॉइड। मेटालॉइड उस किस्म के सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि कभी ये अपने आप को नॉन मेटल की तरह बिहेवियर दिखाता है और कभी ये मेटल की तरह। इसमें हमारे पास नॉन मेटालिक और इसमें हमारे पास मेटालिक खुसूसियात दोनों भी हो सकते हैं। ये फिर हम डिफरेंट कंडीशन में इसको इसमें चेंजेस आती है उसको फिर स्टडी कर सकते हैं। स्टेनम और प्लम्बम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेटल है, मेटल प्रीडोमिनेंटली, इसमें मेटालिक खुसूसियात ज्यादा है। मतलब ये कि जो हमारे पास मेटालिक वो है ट्रेंड है, मेटालिक ट्रेंड। तो मेटालिक ट्रेंड हम इस तरह लिख सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेन और प्लम्बम। तो मेटालिक जो हमारे पास ट्रेंड होगा, मेटालिक ट्रेंड इन फोर्थ ए ग्रुप, मेटालिक ट्रेंड हमारे पास सबसे कम कार्बन में, फिर उससे ज्यादा सिलिकॉन, फिर उससे ज्यादा जर्मेनियम, फिर स्टेनम और फिर सबसे ज्यादा हमारे पास प्लम्बम में। लेकिन अगर नॉन मेटालिक ट्रेंड हम ले ले तो नॉन मेटालिक ट्रेंड फिर इस तरफ पे होगा, मतलब सबसे हाईएस्ट जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जिसकी होगी वो हमारे पास कार्बन की होगी। तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ एलिमेंट। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। ग्रुप 4A की जो एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन या हम कह सकते हैं जो ज्यादातर कंपाउंड्स में ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, वो कुछ यूं है कि कार्बन हमारे पास +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है और -4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है मोस्टली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन सिर्फ +4 और -4 की हालत में होगा। +4 तब होगा जब हमारे पास कार्बन एक ऐसे एटम के साथ कंबाइन हो जाए कि उससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन से ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें CCl4 में, तो अगर CCl4 में देख लें तो हमारे पास कार्बन से ये एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से खींच लिए जाएंगे तो इस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो यहाँ पे +4 होगा कार्बन पे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देख लूं कार्बन के साथ अगर कैल्शियम आ जाए, कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारे पास मेटल है, मतलब जो कार्बाइड्स बनाते हैं या बनते हैं, तो कार्बाइड में हमारे पास जो मेटल होते हैं उनसे कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कैल्शियम से और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कैल्शियम से, तो हमारे पास इसमें जो चार्ज होगा वो -4 होगा। लेकिन ऐसी भी कंपाउंड है कि इसमें हमारे पास कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें फिर +3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, हमारे पास 0 भी हो सकता है। 0 मतलब ये कि अगर हम देख ले डायमंड में और ग्रेफाइट में, अगर हम देख ले ग्रेफाइट में, तो डायमंड हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, -1 भी रख सकता है, -1 अगर हम देख ले C2H2 में, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H, यहाँ पे H, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, तो इस पे हम कह सकते हैं कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, -1, -2, -3 और -4। तो डिफरेंट कंपाउंड में हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास मोस्टली हम देख सकते हैं वो +4 और -4 हो सकता है। +2 बहुत कम हो सकता है, +2 जो कि कार्बन के केस में फिर अनस्टेबल होगा, +2 या -2, ये फिर हमारे पास कार्बन के केस में अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मोस्ट ऑफ द जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमारे पास +4 और -4 होगा। सिलिकॉन के केस में अगर हम देख लें तो सिलिकॉन हमारे पास +4 और -4 ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल कर सकता है। जर्मेनियम हमारे पास +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमारे पास +4 होगा। इसी तरह सिलिकॉन का जो हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी +4 होगा। स्टेनम जो हमारे पास होगा वो भी +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर सकता है। स्टेनम के केस में हमारे पास +4 भी स्टेबल है और +2 भी स्टेबल है। इसका जो साइज है, स्टेनम का जो साइज है वो इस साइज को और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को, इसकी जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टीज है, ये इसको काबिल बनाता है कि ये +4 में भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल कर सकता है और +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल स्टेट हो सकता है। लेकिन पीडी में हमारे पास फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अदरवाइज ये +4 भी बना सकता है और +2 भी बना सकता है, लेकिन मोस्ट जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। तो इससे हम मुराद दे सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाते जाएंगे तो जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा डाउन द ग्रुप, जो हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर ले Pb+2 और फिर होगा Pb+4, तो Pb+2 हमारे पास यहाँ पे इससे ज्यादा स्टेबल होगा Pb+4 से। लेकिन कार्बन के केस में अगर हम ले ले, कार्बन के केस में तो हमारे पास ये अपर मेंबर है, तो अपर मेंबर की जो हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी बनिस्बत लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो हम कह सकते हैं कि +4 यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप वो हमारे पास स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होगी। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4A ग्रुप एलिमेंट, जो कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4A ग्रुप को पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी हालत में होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर इनका क्या होता है, कौन सा कलर इनका होता है। तो अगर हम देख ले कार्बन, तो कार्बन के हमारे पास डिफरेंट एलोट्रोप्स है।
अगर हम डायमंड को देखें, डायमंड तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, वो डायमंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, डायमंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। लेकिन अगर कार्बन को ग्रेफाइट की सूरत में हम देख ले तो उसका कलर ब्लैक होता है और वो भी हमारे पास क्रिस्टल की हालत में होता है। सिलिकॉन हमारे पास ग्रे शाइनी सॉलिड होता है, ग्रे शाइनी सॉलिड। जर्मीनियम हमारे पास ग्रे व्हाइट लस्ट्रस सॉलिड होता है, लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब ये है शाइनी। इसके जो हमारे पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जब लाइट पड़ता है तो वो उन लाइट को आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस शाइनी नजर आता है। फिर है हमारे पास स्टेनम, टिन। अच्छा, इसका जो हमारे पास कॉमन नेम है वो है टिन, लेकिन ग्रीक में इसको कहते हैं स्टेनस, स्टेनम, स्टेनम। तो इस वजह से यहाँ पे इस और इन को हम लिखते हैं स्टेनम। अच्छा, स्टेनम, स्टेनम या टिन के हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, एक है अल्फा इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं ग्रे टिन, ग्रे टिन, और दूसरा हमारे पास है बीटा स्टेनम जिसको हम कहते हैं व्हाइट टिन। तो एक हमारे पास ग्रे कलर में होता है, दूसरा हमारे पास व्हाइट कलर में होता है, और दोनों भी हमारे पास क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। जो हमारे पास अल्फा है ये क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्यूबिक, और जो हमारे पास बीटा है ये टेट्रागोनल फॉर्म में होता है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल फॉर्म में। प्लम्बम जो है हमारे पास वो ब्लूइश ग्रे सॉफ्ट मेटल होता है, ये मेटालिक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास कलर और स्टेट्स ऑफ मैटर की बुनियाद पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, तो हमारे पास अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास कार्बन की है। ये जो हमने लिया है ये डायमंड का है, डायमंड का, डायमंड एक इलेक्ट्रोड को हमने लिया है। तो डायमंड के केस में कार्बन की हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो सबसे हाई होगी, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती जाएगी। तो मतलब ये कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल इंटरैक्शन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं या जो इनके दरमियान में हमारे पास अट्रैक्शन होता है वो कमजोर होता जाता है। तो कार्बन की सूरत में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई, सिलिकॉन का फिर उससे छोटा, फिर जर्मीनियम का फिर उससे कम, फिर स्टेनम का उससे फिर कम, और फिर सबसे कम हमारे पास प्लम्बम का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है 328, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, 937 डिग्री सेंटीग्रेड, 232 डिग्री सेंटीग्रेड और 328 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे लोएस्ट हमारे पास प्लम्बम की है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसमें हम मिस्टेक कर गए, यहाँ पे स्टेनम 232 है लेकिन प्लम्बम 328 है। यहाँ पे एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे हमने एक्सेप्शनल केस को हासिल कर लिया है, देख लीजिए इसको। तो एक्सेप्शन को थोड़ा यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे प्लम्बम का कम होना चाहिए था, लेकिन प्लम्बम का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई है स्टेनम से, 10 से। क्यों? एक्सेप्शन है ये, स्टेनम हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन प्लम्बम। अब प्लम्बम जो है हमारे पास इसमें काफी हाई चार्ज होता है, इस पे इसका साइज काफी बड़ा होता है। तो हाई चार्ज और लार्जर साइज की वजह से जो हमारे पास इनमें आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता क्या होता है असल में? इलेक्ट्रॉन असल में आइंस्टाइन ने कहा था कि ये पार्टिकल होते हैं और ये मूविंग नियरली स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना हरकत करते हैं। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन नियरली जो है ना स्पीड ऑफ लाइट के जरिए से के नजदीक हरकत करते हैं, और जब स्मॉल पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक हरकत करते हैं तो इनका मास डायलेट हो जाता है, मास डायलेशन इनमें होता है, मास इनका बढ़ जाता है। जब इनका मास बढ़ जाता है तो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन का, स्टैंडिंग वेव जो होती है इलेक्ट्रॉन का, जब ये ऑर्बिटल्स शेल में घूमते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, तो उनका जो हमारे पास वेवलेंथ है वो कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मतलब ये कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो मास अगर बढ़ जाए तो हमारे पास वेवलेंथ कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उन पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फिर उनको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, इनका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो जाता है फिर। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से मास बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिकुड़ जाता है, उन पे न्यूक्लियर का होल ज्यादा हो जाता है और इस वजह से हमारे पास फिर उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। और दूसरा रीजन इसमें यह है कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर जो हमारे पास डी और एफ सेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। और ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों करते हैं? इसको कहते हैं हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन पे इनर शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट वो कम हो जाता है, न्यूक्लियस बैरूनी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, एटम सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड में आ जाता है। अब इस होल्ड की वजह से हमारे पास एक एटम का दूसरे एटम को पकड़ पाना काफी स्ट्रांग होगा, अब इसको मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगी बनिस्बत स्टेनम से, या वी कैन से 10 से। तो ये था हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देख ले तो डाउन द ग्रुप हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सबसे जो हमारे पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट वो कार्बन की होगी डायमंड की शक्ल में, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर हमारे पास स्टेनम की। अब ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन और सिलिकॉन जर्मेनियम इनकी क्यों हाई होती है और डाउन द ग्रुप क्यों कम होती है, इसको स्टडी करते हैं।
कार्बन की हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड, सिलिकॉन की 32 65 डिग्री सेंटीग्रेड, जर्मेनियम की 28 30 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टेनम या टेन की हमारे पास 22 60 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लम्बम की हमारे पास 17 64 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होगी। वजह क्या है? असल में हमारे पास जो डायमंड है, ये जो कार्बन में डायमंड है, डायमंड जो होता है ये सारा का सारा हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट कोवेलेंट नेटवर्क होता है। मतलब इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंटली और स्ट्रांगली बॉन्ड होता है। तो इस वजह से इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना काफी हाई हीट रिक्वायर करेगा, जिसकी वजह से इसको मेल्ट करना और फिर बॉयल करना मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन में भी जॉइंट कोवेलेंट नेटवर्क होता है, जर्मेनियम में भी जॉइंट कोवेलेंट नेटवर्क होता है और ये हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर में होते हैं। ये डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका होता है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी होता है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। लेकिन इनका तो हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है, फिर इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रही है? असल में साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है। जब साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है तो हमारे पास अट्रैक्शन कम हो रहा है दो एटम के दरमियान में, जिसकी वजह से निस्बतन फिर डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। और सबसे जो कम है वो हमारे पास प्लम्बम में है, जिसमें हमारे पास सिंपल फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इनका होता है और इसको मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए कम हीट रिक्वायर होता है। स्टेनम हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में भी होता है और टेट्रागोनल फॉर्म में भी होता है। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ कुछ इस तरह बना सकते हैं। जो हमारे पास डायमंड है उसकी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट लेट सपोज यहाँ पे हम कह लें 50 हो गई, फिर इसकी हमारे पास बाद में 1410 हो गई, फिर हमारे पास 1937 हो गई, फिर 232 हो गई इसकी मेल्टिंग पॉइंट, और फिर इससे थोड़ा ज्यादा हमारे पास प्लम की 328 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे अप ट्रेंड हो चुका है, अदरवाइज नीचे होना चाहिए था। लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की तरफ अगर हम देख ले बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास सारा जो है ना हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड है। 4827 कार्बन, फिर सिलिकॉन 3265, फिर हमारे पास जर्मेनियम हमारे पास 2830, फिर हमारे पास 2260 स्टेनम, और फिर हमारे पास है अगर हम देख लें यहाँ पे 1764 प्लम्बम। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है और ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड। तो melting and boiling point decreases down the group due to decrease in the increase in the atomic size and decrease in the strength of the bond in the crystal structure of the given fourth element. अब है हमारे पास एलोट्रोपी। तो ग्रुप फोर्थ एक जो एलिमेंट है इसमें कार्बन और साथ में हमारे पास जो स्टेनम है ये एलोट्रोपी बनाते हैं, बाकी जो मेंबर है ये हमारे पास एलोट्रोपी नहीं बनाते, एलोट्रोपी का फिनोमेना नहीं करते। एलोट्रोपी किस चीज को कहते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। किसी एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का मुख्तलिफ हालतों में पाया जाना, इसको कहते हैं एलोट्रोपी। चाहे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, चाहे वो एमॉर्फस फॉर्म में हो, चाहे वो सेम एलिमेंट के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें, ऑक्सीजन है O2 है और ये भी ऑक्सीजन है O3 है, लेकिन O2 और O3 ये ऑक्सीजन गैस बनाता है, ये ओजोन है, लेकिन दोनों साथ में जो है एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स। इसी तरह हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ में अगर कार्बन को देख लें हम, तो एक ग्रेफाइट है हेक्सागोनल और दूसरा हमारे पास डायमंड है, तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों हमारे पास एलोट्रोप्स है। तो कार्बन की एलोट्रोपी हमारे पास कुछ इस सूरत में मौजूद हो सकती है कि हमारे पास इसमें डायमंड भी है, इसमें हमारे पास ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट, इसमें हमारे पास फोलरीन्स भी है, फोलरीन्स, इसमें हमारे पास ग्राफीन्स भी है, ग्राफीन्स, इसमें हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड भी है, एमॉर्फस कार्बन, एमॉर्फस। तो ये डिफरेंट फॉर्म में कार्बन की मौजूदगी है जिसको हम एलोट्रोपी कहते हैं, और इन हालतों को हम कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सिलिकॉन के हमारे पास एलोट्रोप्स नहीं है, जर्मेनियम के हमारे पास एलोट्रोप्स नहीं है, प्लम्बम के हमारे पास एलोट्रोप नहीं है, स्टेनम या टिन के हमारे पास दो एलोट्रोप है। एक हमारे पास है अल्फा स्टेनम और फिर हमारे पास है बीटा स्टेनम। अल्फा स्टेनम को हम कहते हैं व्हाइट टिन, और बीटा स्टेनम को हम कह सकते हैं ग्रे टिन, और इसको हम 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा स्टेनम को बीटा स्टेनम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रोप को दूसरे इलेक्ट्रोप में हम कन्वर्ट करते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोप्स को हम डिफरेंट इलेक्ट्रोप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय देयर ट्रांजिशन टेम्परेचर, और डिफरेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर की हमारे पास फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। तो ये गोफोर ए एलिमेंट हमारे पास कार्बन और स्टेनम इलेक्ट्रोपी भी शो कर सकते हैं। साथ में हमारे पास है केटिनेशन। तो केटिनेशन में अगर हम देख ले तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों हमारे पास केटिनेशन शो करते हैं। व्हाट इज केटिनेशन? केटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकेज नेटवर्किंग, अपने आप के साथ बॉन्ड बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं केटिनेशन। अगर हम डायमंड में देख ले तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेता है, इसी तरह ग्रेफाइट में भी बना सकता है। इसी तरह सिलिकॉन की अगर हम मेटालिक लेटेस्ट को देख ले तो सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर में ये एटम नेटवर्क की सूरत में एक दूसरे को बॉन्ड के जरिए से अटैच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इस फिनोमेना को कहते हैं केटिनेशन। अच्छा, तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फोर्थ में। यहाँ पे हमने इस लेक्चर में एक पॉइंट
ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि जो ग्रुप 4A की जो एलिमेंट है वो हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनका होता है वो +4 और +2 है। जो अपर मेंबर है, अपर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। लेकिन जो लोअर मेंबर है हमारे पास, लोअर मेंबर स्टेनम और प्लम्बम, खास तौर पर अगर हम प्लम्बम ले ले तो उसका जो हमारे पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। तो डाउन द ग्रुप, या हम कह सकते हैं Y कार्बन +4 एंड Pb+2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का +4 और Pb का +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। होना तो ये चाहिए था कि दोनों का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता या दोनों का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल स्टेट होता, लेकिन कार्बन +4 में और Pb+2 में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एक्वायर करते हैं, रीजन क्या है इसकी बिहाइंड। तो डाउन द ग्रुप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शिफ्ट फ्रॉम +4 टू +2 मोर स्टेबल। तो मतलब जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो जब नीचे हम जाते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से शिफ्ट होती जाएगी +2 में उसकी स्टेबिलिटी। मतलब ये कि कार्बन की +4 ज्यादा स्टेबल है कार्बन की +2 से, लेकिन Pb+4 ज्यादा स्टेबल नहीं है Pb+2 से, Pb का +2 ज्यादा स्टेबल है Pb के +4 से। तो ये इसका रीजन क्या है, वजह क्या है ये? तो रीजन है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ये कि अपर मेंबर +4 की सूरत में स्टेबल होते हैं लेकिन लोअर मेंबर +2 की सूरत में ज्यादा स्टेबल होते हैं। वजह क्या है? वजह हमारे पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये फिनोमेना होता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट किस चीज को कहते हैं? The inertness of ns2 electron in bonding and only np2 electron makes bond is called inert pair effect। जब भी बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादातर फोकस करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो जब हमारे पास ये p के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले ले और ये इस वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा ना ले बॉन्ड में, तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में इनर्ट रहना, अपने आप को बगैर किसी रोल के प्ले करना, शरीफ रहना, इसको फिर हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब एक बॉन्ड ये बनाएगा और एक बॉन्ड ये बनेगा तो हमारे पास उस एटम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन जब ये भी बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन, ये भी हिस्सा लेगा बॉन्ड में, ये भी हिस्सा लेगा और ये भी हिस्सा लेगा, तो हमारे पास फिर 4 होंगे। जब ये इनर्ट नहीं रहेगा, शरीफ नहीं रहेगा, ये भी हिस्सा लेगा, ये दोनों, तो हमारे पास 1 2 3 4, फिर हमारे पास जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगा तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर हमारे पास +4 होगा। तो ये है मेन रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मतलब ये जो पेयर है ये अगर इनर्टनेस शो कर दे बॉन्डिंग में तो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, लेकिन इनर्टनेस जब शो ना कर दे तो हमारे पास 4 होगा और फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। अब कार्बन में अगर हम देख ले, कार्बन में, तो कार्बन में हमारे पास वैलेंस शेल में s में 2, ये हमारे पास 2s है, 2px 2py 2pz है। तो 2px और 2py में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वैसे तो ये ऊपर की तरफ शो करते हैं लेकिन मैंने नीचे की तरफ शो किया है। लेट्स सपोज एनर्जी डाउन बढ़ रही है, नीचे बढ़ रही है, अदरवाइज इसका डायग्राम अबव फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप होना चाहिए था, ये नीचे और वो ऊपर होना चाहिए था। ये जो है फर्स्ट मैंने लिखा है ये नीचे और ये वाला ऊपर होना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो फिर यहाँ पे सिंगल 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 और सिंगल। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन का जो साइज होता है वो स्मॉल साइज होता है, और ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं तो स्मॉल साइज में इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले आना इतनी एनर्जी उनको रिक्वायर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास एक्साइटेशन आसानी से हो सकता है। तो जो एक्साइटेशन होगा, अब इस एक्साइटेशन की बुनियाद पर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो कार्बन +4 की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन प्लम्बम का साइज काफी बड़ा है, प्लम्बम का साइज काफी बड़ा है, तो ज्यादा बड़े साइज की वजह से हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट उसके इस ऑर्बिटल से इसको 6s 6px 6py 6pz, अब 6s से 6pz तक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना प्लम्बम के लिए काफी मुश्किल होता है, इसको हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। अब इस हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से हमारे पास ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पे एनर्जी फिर हाई हो जाती है, वो अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन पे इत्तेफाक कर लेता है और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन पे ये बॉन्ड बना के +2 की स्टेट में भी हमारे पास स्टेबल रहता है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में हिस्सा लेने को
फिर हमारे पास इस पे +2 चार्ज आ जाएगा और +2 चार्ज आने की वजह से यहाँ पे हमारे पास फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट रह जाएंगे। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन के इनर्ट रहने की वजह से हमारे पास इस ओवरऑल एलिमेंट में हमारे पास इनर्ट पेयर जोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास प्लम्बम +2 की फॉर्म में भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये था हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी हालत में, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सी हालत में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कब हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा, कब हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।